Welcome to IIT Ganit. Today we are going to start our main topic of polynomials. तो सबसे मेन टॉपिक जो पॉलिनोमियल्स का है वो क्या है? फैक्टराइजेशन. और फैक्टराइजेशन के अंदर भी क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का किसके थ्रू? बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, तो आज वो डिस्कस करने वाले हैं हम. बट हाँ, उससे पहले कुछ बातें प्रीवियस लेक्चर की. तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी रिमाइंडर थ्योरम की और फैक्टर थ्योरम की. रिमाइंडर थ्योरम क्या थी? अगर मैं किसी पॉलिनोमियल px को x माइनस ए से डिवाइड करता हूं तो उसका जो रिमाइंडर होता है वो डायरेक्ट क्या होता है? p ऑफ a होता है. यही बात की थी. अगर यहां पे p ऑफ a की वैल्यू 0 होती है, अगर यहां पे p ऑफ a की वैल्यू 0 होती है तो हम क्या कहते हैं? x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ px. ये क्या थी हमारी? रिमाइंडर थ्योरम. और ये क्या थी हमारी? फैक्टर थ्योरम थी. और ये क्या थी हमारी? रिमाइंडर थ्योरम थी. तो वही बात कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस की उसके ऊपर. कह रहे हैं एग्जामिन वेदर द x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस और नॉट. तो अगर एग्जामिन करना है तो क्या करेंगे? सबसे पहला काम तो क्या करना है? मैं क्वेश्चन नंबर 1 को क्या कर रहा हूँ? सॉल्व कर रहा हूँ. तो सबसे पहले मैं इसको मान रहा हूँ px. किसको? जिस क्यूबिक की बात कर रहे हैं, जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है. और हमारा एक और पॉलिनोमियल दिया हुआ है qx, x प्लस 2. कह रहे बताओ x प्लस 2 इसका फैक्टर है या नहीं है. अगर x प्लस 2 की बात करनी है तो सबसे पहले क्या करेंगे? x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 2. अगर p ऑफ x को x प्लस 2 से डिवाइड करने पे, इफ ऑन डिवाइडिंग px बाय x प्लस 2 remainder is 0, then x plus 2 is factor of px. ठीक है, तो क्या करें हम? पहले रिमाइंडर निकालते हैं. तो रिमाइंडर कैसे निकालेंगे? रिमाइंडर थ्योरम से. तो क्या होगा? रिमाइंडर विल बी इक्वल्स टू p ऑफ प्लस 2 और माइनस 2, p ऑफ माइनस 2. देखते हैं. मतलब p ऑफ माइनस 2 मतलब इसके अंदर जहां जहां पे x है वहां पे क्या पुट कर दो? माइनस 2. तो ये क्या बन जाएगा? माइनस 2 का क्यूब प्लस 3 टाइम्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स माइनस 2 प्लस 6. माइनस 2 का क्यूब कितना होता है? माइनस 8 होता है. माइनस 2 का स्क्वायर इज 4, 4 3 जा 12. 5 इंटू माइनस 2 इज माइनस 10 प्लस 6. तो माइनस 10 और माइनस 8 होता है माइनस 18. 12 प्लस 6 कितना होता है? 18. तो 18 माइनस 18 इज 0. देयरफॉर रिमाइंडर इज 0. अगर रिमाइंडर 0 है, देयरफॉर x प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ px. तो क्या लिखेंगे? यस, रिमाइंडर इज 0. देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम x प्लस 2 इज factor of px. So this is the question number 1. So how to do that? देखो कुछ नहीं किया मैंने. देखो क्या चेक करना है हमें? x प्लस 2 फैक्टर है या नहीं है. तो फैक्टर चेक करने के लिए हमें क्या चेक करना होता है? बेसिकली रिमाइंडर 0 दे रहा है कि नहीं दे रहा. तो सबसे पहले इसका 0 निकाला, x इक्वल टू माइनस 2 आया. अब मैंने px को qx से डिवाइड किया, दैट इज x प्लस 2 से. तो रिमाइंडर कैसे आएगा? जो इसका रूट है पुट कर देंगे. तो p ऑफ माइनस 2 चेक किया, 0 आ रहा है. 0 आ रहा है मतलब बाय फैक्टर थ्योरम इट इज द फैक्टर. Okay, now we will talk about the next question, that is pause the video and note it down. Next question कह रहा है find the value of k if x minus 1 is factor of this. अब उसने कह दिया कि x minus 1 क्या उसका फैक्टर है. अगर x minus 1 फैक्टर है, मैं पहले तो सपोज कर रहा हूँ px को 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर minus 4x plus k. If x minus 1 is factor, then remainder, that is, then remainder will be 0 on dividing px by x minus 1. मतलब अगर मैं px को x माइनस 1 से डिवाइड कर दूंगा
तो वो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, तभी तो वो क्या कहलाएगा, उसका फैक्टर कहलाएगा, तभी तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो रिमाइंडर के लिए क्या करेंगे, x माइनस 1 को इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। अब रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग p ऑफ 1 क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। p ऑफ 1 कितना आएगा, 4 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 1 प्लस के इक्वल टू 0। 4 ये बच गया 4, ये क्या बच गया 3, ये क्या बच गया -4 प्लस के इक्वल टू 0। 4 and 4 cancel out, k equals to -3. This is our answer. So when the k will be -3, then x minus 1 will be the factor of this equation, this polynomial. Okay, so this is how to solve such type of questions using remainder theorem and factor theorem. Clear है? You can say here that we can use it in bracket by factor theorem. Just give the reason and you will get full marks. Okay, now let us move towards our topic, that is factorization of quadratic polynomial using splitting the middle term. अब ध्यान से सुनना, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो बेसिकली सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए जो फैक्टराइजेशन है वो क्या होता है। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है, फैक्टराइजेशन इज किसी बड़े पॉलिनोमियल को उसके अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, मतलब उसके फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखना, उसको कहते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, मतलब बड़े पॉलिनोमियल को उसके जो फैक्टर्स हैं उसके मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखना इज फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब जो क्वाड्रेटिक होता है, क्वाड्रेटिक को जब आप फैक्टराइज करोगे वो दो लीनियर पार्ट्स में डिवाइड होगा। हमेशा फैक्टराइज करोगे वो लीनियर पार्ट्स में डिवाइड होगा अगर उसके फैक्टर्स हैं तो। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर ये मेथड सीखना ही है तो हमें पता है कि उसके फैक्टर्स होंगे तभी तो उसको स्प्लिट कर पाएंगे, तभी तो फैक्टराइज कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ आपको, मैंने मान लिया कि ax स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो फैक्टर्स हैं। मान लिया px प्लस क्यू है और rx प्लस एस है, मान लेता हूँ। जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ऐसा होगा, px पहले मल्टीप्लाई होगा rx प्लस एस से और फिर q मल्टीप्लाई होगा rx प्लस एस से। जब p और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो p r x स्क्वेयर आएगा, px इंटू एस क्या होगा, ps इंटू एक्स होगा, q r x बन जाएगा यहाँ से और qs बनेगा यहाँ से। तो क्या बन गया, पी आर एक्स स्क्वेयर, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, क्या x आ रहा है, अंदर क्या बचा पी एस प्लस क्यू आर, आगे क्या बचा क्यू एस। अब आपको बीच में इक्वलिटी दे रखी है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इस क्वाड्रेटिक के इक्वल है, ये भी क्वाड्रेटिक है बिल्कुल। दोनों क्वाड्रेटिक इक्वल कब होती हैं, जब उसके सारे कोफिशिएंट्स क्या होंगे, सेम होंगे। सारे कोफिशिएंट्स मतलब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए है तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पे भी पी आर है, बट दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी क्वाड्रेटिक इक्वल होंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले कंपेयर कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर का, कितना है ए, किसके इक्वल आएगा, पी आर के। एक्स का कौन है, बी, किसके इक्वल आएगा, पी एस प्लस क्यू आर के। यहाँ पे x की पावर 0 लिख लो या फिर क्या लिख लो, इसको कांस्टेंट टर्म। ठीक है, वो भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो c किसके इक्वल आ गया, क्यू एस के। अब ध्यान से सुनना, क्या कहा था, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म कौन है, बी एक्स वाली, तो b को हमने स्प्लिट कर दिया दो टर्म्स में। वो दो टर्म्स ऐसी हैं, सुनना ध्यान से, वो दो टर्म्स ऐसी हैं जिसके टर्म्स का जो प्रोडक्ट है, मतलब जो इन दोनों का प्रोडक्ट है पी एस इंटू क्यू आर, क्या मैं इसको पी आर क्यू एस लिख सकता हूँ, बिल्कुल। क्या मैं पी आर को ए लिख सकता हूँ, बिल्कुल। क्या मैं क्यू एस को सी लिख सकता हूँ, बिल्कुल। मतलब जो बी को हमने स्प्लिट किया दो टर्म्स में, वो दो टर्म्स ऐसी हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है। फिर से बता रहा हूँ, बी को हमने दो टर्म्स में स्प्लिट किया जिसका मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल है, ए और सी के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है। तो यहाँ से क्या लाइन लिखोगे, लाइन लिखो, बी इज ब्रेक या फिर बी इज ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स। मैं लिख देता हूँ,
value of b is divided or broken or splitted into two parts such that their product is equal to what? Is equal to the product of a and c. a कौन है? क्या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है. c कौन है? जो कांस्टेंट टर्म है. तो लिख सकता हूं इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म दैट इज a इंटू सी. क्लियर? चलो क्वेश्चन करते हैं एक, उससे ज़्यादा जल्दी समझ आएगा. लेट अस टेक एन एग्जांपल. कोई आपसे कह देता फैक्टराइज एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. ठीक है, अब हमें क्या करना होता है इस केस में, सुन लेना ध्यान से. जो हमें क्या करना होता है, हमें पहले तो दो लाइंस ड्रॉ करनी है ऐसे, इस वे में. ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? जो यहाँ पे लिखेंगे वो लिखेंगे जो मल्टीप्लाई करके आएगा. मल्टीप्लाई करके किसको आना है? a और c को. a कौन है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है. यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कौन है? 1 है. कांस्टेंट टर्म कौन है? 6 है. जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू 6 कितना आएगा? 6 आएगा. मतलब जो टर्म्स मल्टीप्लाई करके आएंगी वो यहाँ पे आएंगी. और b को हमें दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना है. किसको करना है? b को. b कौन होता है? x का कोफिशिएंट कौन है? 5. तो यहाँ पे कौन आएगा? जिसको हमें सम के रूप में लेके आना है, दो टर्म्स के सम के रूप में. ठीक है, अब हमें क्या करना है? ये तो बात हुई किसकी? जो सम करके आएगा दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x. ये जो प्रोडक्ट करके आएगा दैट इज a इंटू सी. ओके, अब मैं आपसे कह रहा हूँ जो 6 को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ? 6 इंटू 1. बिल्कुल. या फिर क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 3. बिल्कुल. मैं अभी यही बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि दोनों क्या है? पॉजिटिव हैं. अभी नेगेटिव वाली टर्म नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बात करेंगे, बट अभी क्या है? दोनों पॉजिटिव हैं, तो दोनों पॉजिटिव के लिए यही केस पॉसिबल है. पर हाँ, एक और केस पॉसिबल है सर. सर इसको आप -6 इंटू -1 लिख लो और इसको आप -2 इंटू -3 लिख लो, तब भी तो क्या आ जाएगा सर? पॉजिटिव आ जाएगा. बिल्कुल आ जाएगा. बट एक बात बताओ, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, क्योंकि हमें एडिशन में क्या चाहिए? 5 चाहिए. जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये तो -7 देगा ना, तो ये तो क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया. ये भी जब ऐड करोगे तो -5 देगा ना, फिर से क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया. इनको ऐड करने पे क्या आएगा? 6 + 1 7, बट हमें तो क्या चाहिए? 5. यहाँ क्या आएगा? 2 + 3 5. मतलब हाँ सही है. ऊपर हमेशा कौन आएगा? लार्जर वन. कौन सा? लार्जर वन. नीचे कौन आएगा? छोटा वाला. इररिस्पेक्टिव ऑफ साइन. साइन से मतलब नहीं है. मान लो नेगेटिव होता तब भी ऊपर वो आता जिसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बड़ा है. अब क्या हो गया? बस अगर आपने ये कर लिया आपका आंसर आ गया. क्यों? हमें क्या करना है? 5x को इन दो टर्म्स की फॉर्म में स्प्लिट करना है. तो क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर 5x को क्या लिख दोगे? 3x प्लस 2x प्लस 6 तो था ही ऑलरेडी. मतलब ये स्प्लिट कर दिया हमने 5x को. इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? क्या x कॉमन आ रहा है? अंदर क्या बचेगा? x बचेगा. यहाँ से x कॉमन लिया क्या बच जाएगा? प्लस का 3 बचेगा. यहाँ दोनों से +2 कॉमन आ रहा है. यहाँ पे क्या बचेगा? प्लस का x बचेगा. यहाँ प्लस का 3 बचेगा. हमेशा ध्यान रखना ये कोफिशिएंट्स हमेशा कॉमन आएंगे. नेक्स्ट स्टेप के अंदर कॉमन आएंगे, बिल्कुल आएंगे. कॉमन तभी आएंगे जब ये दोनों सेम होंगे. दोनों क्या हैं? x + 3 हैं. दोनों में से x + 3 का ले लिया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा? x बचेगा. यहाँ क्या बचेगा? +2 बचेगा. दिस इज आवर फाइनल फैक्टराइजेशन. क्या किया मैंने? फिर से बताता हूँ. हमें क्या चाहिए प्रोडक्ट के रूप में? 6 × 1 दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इंटू कॉन्स्टेंट टर्म, वो लिख लिया यहाँ पे. नेक्स्ट क्या चाहिए? सम के रूप में 5 चाहिए, वो लिख लिया यहाँ पे. तो 6 को मैंने चेक किया क्या क्या मैं ब्रेक कर सकता हूँ, फैक्टर्स लिख लिए. तो 3 और 2 ऐसे दो नंबर्स होंगे जो सम देने पे 5 देंगे और प्रोडक्ट देने पे 6 देंगे. उनको मैंने ब्रेक कर लिया. क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6। सुनना ध्यान से, अब क्या चाहिए हमें, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के अंदर तो 6 इंटू 1 6 चाहिए, बट एडिशन के अंदर हमें अब -5 चाहिए। 6 को मैं ब्रेक कैसे कैसे कर सकता हूँ, 6 इंटू 1 और -6 इंटू -1, 3 इंटू 2 या फिर -3 इंटू -2। सोचो अब कौन सा आएगा, क्या 6 + 1 7 होता है, बिल्कुल ये आएगा, नहीं आएगा, मतलब ये क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्या आएगा, -6 -1 इनका सम कितना है -7, बट हमें -5 चाहिए। 3 + 2 कितना आएगा 5, बट हमें तो -5 चाहिए। -3 और -2 का सम कितना होता है, -5 होता है। तो ऊपर कौन आ गया -3, नीचे कौन आ गया -2। बस जैसे ये आया अपना आंसर आ गया। क्यों, इसको मैं क्या लिखूंगा, -3 और -2, मतलब -3x -2x प्लस 6, दोनों में से कॉमन क्या आएगा x, क्या आ जाएगा यहाँ से x -3, कॉमन क्या आएगा -2, यहाँ क्या आ जाएगा x -3। मैंने यहाँ से -2 क्यों लिया, क्योंकि हमें पता है मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए था, x चाहिए था, तभी ये x -3 और x -3 सेम फॉर्म लेगा। अब दोनों में से कॉमन क्या आ गया, x -3, क्या बच गया x -2। दिस इज फैक्टराइजेशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट, दैट इज एक्स स्क्वेयर प्लस x -6। मैं सारे केस ले रहा हूँ जिसके अंदर ये नेगेटिव पॉजिटिव सब पॉसिबिलिटीज देख रहा हूँ। अब यहाँ से ध्यान से देखना, हमें मल्टीप्लिकेशन में क्या चाहिए, -6 इंटू 1 दैट इज -6। एडिशन में क्या चाहिए, +1। फिर से देखते हैं, अब यहाँ पे -6 है तो -6 को क्या लिख सकते हो, क्या -6 इंटू 1, यस, क्या 6 इंटू -1, यस, क्या 3 इंटू -2, बिल्कुल सही, या फिर -3 इंटू 2। बट इसमें से कौन सा अपने लिए फायदेमंद है, देखो हमें एडिशन में क्या चाहिए, +1। क्या -6 और 1 का ऐड करने पे -5 आता है, तो ये तो हमारे लिए आंसर नहीं होगा। 6 और -1 को ऐड करने पे +5 आता है, हमारे लिए आंसर नहीं होगा। 3 और -2 को ऐड करने पे क्या आता है, +1 आता है, मतलब +1 चाहिए, बिल्कुल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 और -2। तो इसको क्या ब्रेक करोगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x -2x -6, दोनों में से कॉमन क्या आया, x आया, अंदर क्या बचा x + 3, दोनों में से कॉमन -2 आया, क्या बचा x + 3, दोनों में से कॉमन क्या आ गया, x + 3 आया, और अंदर क्या बचा x -2। दिस इज आवर आंसर, फैक्टराइज हो चुके, क्लियर है। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज, आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 6। क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 6। कह रहा है इसको फैक्टराइज करो, तो क्या करेंगे, हमें मल्टीप्लिकेशन में क्या चाहिए, -6, एडिशन में क्या चाहिए, -1। तो क्या ऐसा लग रहा है आपको -3 और +2 ले लो सर। अब आपको इतने क्वेश्चंस कर लेने हैं कि ये जल्दी जल्दी आप माइंड में कर पाओ, तभी फास्ट कर पाओगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स को क्या लिखोगे, -3x + 2x, क्योंकि हमने क्या किया, उसको स्प्लिट कर दिया, -3x + 2x -6। दोनों में से कॉमन क्या आ गया, x आ गया, क्या बच गया, x -3। दोनों में से कॉमन +2 आ रहा है, क्या बच गया, x -3। दोनों में से कॉमन कौन आ रहा है, x -3, तो x -3 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, x + 2। दिस इज आवर फाइनल आंसर, क्लियर है। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 3x² + 5x -2। करा फैक्टराइज करो, कर देते हैं। हमें मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या चाहिए, इसका और इसका क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। -2 × 3 कितना होता है, -6। एडिशन में क्या चाहिए, x का कोफिशिएंट दैट इज 5, ठीक है। क्या ऐसा लग रहा है, अब 6 और -1 ले लो, क्यों, 6 × -1 कितना होगा, -6, 6 + -1 कितना होगा, +5। तो क्या बन जाएगा, 3x² + 6x -x -2। दोनों में से कॉमन 3x आया, क्या बचा, x + 2। दोनों में से कॉमन -1 आएगा, क्यों, हमें यहाँ पे x चाहिए था,
इसलिए मैंने -1 कॉमन लेंगे तभी x बचेगा। तो जैसे ही x लिखा साथ में +2 अपने आप आ जाएगा, क्योंकि -1 कॉमन ले लिए। दोनों में से कॉमन कौन आ गया? x + 2 आ गया, अंदर क्या बच गया? 3x - 1 बच गया। सो दिस इज आवर आंसर। दिस इज हाउ टू फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स यूजिंग splitting the middle term method. Okay, now you can complete your exercise 2.4 except the last question, that is for cubic, because for cubic we will learn how to factorize the cubic polynomials in the next lecture. Till then, enjoy and study hard. Thank you.